हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय जो हम लोग अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने तीन मुख्य राजा जो है नज़र आते हैं। वो कहेगा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य पहले नंबर पे, दूसरा बिंदुसार और तीसरा आपका आता है अशोक। तो हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक कवर किया है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अच्छे से जानकारी पूरी ले ली है। तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में। अगर अशोक के बारे में जब भी बात होती है तो उनके आगे नाम के आगे महान अशोक लगता है या चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो आप कहेंगे सर, अगर महान क्यों हुआ? क्योंकि उसने तो जो है लगभग अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है शासन प्राप्त किया। क्या उसने 99 भाइयों की हत्या कर दी फिर भी महान क्यों हुआ? ये सब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं जानता हूँ। तो मैं ये भी बताऊंगा कि सम्राट अशोक महान क्यों कहलाए और उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक क्यों कहा गया। यानी कि चक्रवर्ती का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट, तो उन्हें चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि अशोक, पहली बात, अशोक के जीवन दो पार्ट में बट गया। पहली पार्ट क्या है कि प्रारंभिक जीवन स्तर, मतलब प्रारंभ में उनका जीवन कैसा था। क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, तो हम लोग देखेंगे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो वो जो है कलिंग युद्ध के पहले क्या थे और कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ उनके साथ, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इस वीडियो में सारी चीज़ें अशोक के बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक वीडियो अगर ये बताते तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। इसलिए इस वीडियो का ये पहला पार्ट है अशोक के बारे में और दूसरा पार्ट हम दोबारा लाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। तो अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल टिप टॉप क्लासेस को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी। क्योंकि अगर कोई भी हमारी पीडीएफ ऐसे देखेगा तो वो सारी चीज़ नहीं समझ पाएगा। क्योंकि मुश्किल ही है कोई समझ पाए पीडीएफ, क्योंकि ऐसा मैंने बनाया हुआ है। अगर हाँ, जिसने अगर मेरी वीडियो एक बार देख ली और ये पीडीएफ देख ली, जिसने ये वीडियो देख ली और पीडीएफ देख ली, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद वो कभी भी कुछ भी भूलेगा नहीं। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में जो मैंने अपने हिसाब से सारा मैटर कलेक्ट किया हुआ है, इतनी अच्छी से मैंने मैटर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मिलेंगी। और जब भी आप कभी दोबारा पीडीएफ देखेंगे, पूरी समरी आपको शॉर्ट में मिल जाती है पीडीएफ में। तो आप जब भी पढ़ेंगे, जब भी पीडीएफ देख लेंगे तो आपको सारा जो है फिर से जैसे ही रिमाइंड हो जाएगा जैसे मैंने पढ़ाया था आपको। तो वीडियो और पीडीएफ दोनों चीज़ देखा करिए। तो यहाँ पर हम आते हैं कि ये जो मैप आपको दिखाया जा रहा है, ये मैप है बिंदुसार के बारे में। ये मैप जो आपको दिखाया जा रहा है ये मैप है बिंदुसार। तो बिंदुसार का एरिया इतने में फैला हुआ था। बिंदुसार ने कितना, लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को इतना एरिया विजित करके दिया था। ऊपर वाला पोर्शन जो इतना एरिया है ये सब विजित करके किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में मिला था बिंदुसार को। बिंदुसार ने लगभग ये एरिया जीता, ये एरिया लगभग जीता। फिर आप कहेंगे बिंदुसार ने इतना जीता, तो उसके बाद अशोक ने कौन सा एरिया जीता? तो अशोक ने ये एरिया जीता। अशोक ने ये एरिया जीता, इसको क्या कहा जाता है? कलिंग। अशोक ने ये एरिया जीता, कलिंग का एरिया जीता। ठीक है, कलिंग का एरिया जीता। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है कश्मीर, छोटा सा पार्ट है कश्मीर का, श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पर तो ये उसने जीता। ठीक है, उसके बाद नेपाल का एक छोटा सा एरिया इधर, तो उसको कहा जाता है कि देवपत्तनम। देवपत्तनम, ठीक, पत्तनम। इतना एरिया जो है अशोक ने जीता। तो उसका मानचित्र ये इधर हो गया। तो ये मानचित्र उसका हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये पूरा अशोक में आ जाएगा। ठीक है, तो अशोक का भी आगे मैप हम लोग देखते हैं। ये जो मैप आपको दिखाया जा रहा है ये अशोक के एरिया का है। तो अब ध्यान रखिएगा, अशोक का एरिया
इतना था, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, कलिंग का क्षेत्र लगभग जीता, इधर थोड़ा सा पार्ट जीता उसका, कौन है ये, श्रीनगर का थोड़ा सा पार्ट इधर जीता, और इधर का पार्ट थोड़ा सा नेपाल में देवपत्तनम को जीता। तो आप देखते हैं कि आप ये अशोक का एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला था, ये इतना अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। इधर लगभग बांग्लादेश, बांग्लादेश है आपका, म्यांमार है, ये सारी चीज, इधर बर्मा है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब जो है अशोक के एरिया का अंतिम पॉइंट था, यानी कि बांग्लादेश समझ लीजिए अंतिम पॉइंट था अशोक का इधर। ठीक है, और इधर हम देखते हैं, इधर अफगानिस्तान, इधर अफगानिस्तान तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एरिया जो है अशोक में मिले हुए थे। और इधर जो था ये एरिया जो आपको ग्रीन इधर का दिख रहा है पोर्शन, ये सब क्या है, ईरान, ये क्या है, ईरान, ये ईरान का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ हिंदुकुश, ये इधर जो आपका पड़ता है टॉप पे हिंदुकुश पर्वत, तो कहा जाता है कि हिंदुकुश पर्वत से इधर मैसूर, इधर जो है मैसूर तक फैला हुआ था, उत्तर से हिंदुकुश पर्वत से मैसूर तक फैला हुआ था, इधर पूरब से बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। समझ लीजिए, तो इस समय के लगभग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वर्मा, म्यांमार, ये सब जो है साम्राज्य ये सारे क्षेत्र आते थे अशोक के साम्राज्य में। तो इतना हम लोग जान लिया, अशोक का क्षेत्र के बारे में जान लिया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, ये अशोक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, ये है अशोक का जैसे नाम है, राजा अभिषेक कब हुआ, ये सारी चीजें हैं, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती राजा कौन है, जन्म, निधन, समाधि, जीवन संगी कौन थी, संतान कौन था, घराना कौन सा, ये सारी चीजें हैं जो आप अपने आप देख लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें फिर से हम लोग के वीडियो में आती रहेंगी। और अब हमारा मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है अब, तो अच्छे से यहाँ से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। देखते हैं, तो आपने पढ़ा है कि मौर्य वंश की स्टार्टिंग जो हुई 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में मौर्य वंश साम्राज्य चला। ठीक है, तो मौर्य वंश इतने तक चला, लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक, क्योंकि मौर्य वंश का अशोक के पहले कौन शासक था, बिंदुसार था, बिंदुसार था। बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, बिंदुसार की मृत्यु कब होती है, 273 ईसा पूर्व में। ठीक, 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, लेकिन 273 से 269 तक शासन के लिए आपस में लड़ाई चलती रहती है अशोक और अशोक के भाइयों में। तो 269 ईसा पूर्व में ही अशोक जो बैठता है अपनी गद्दी पर बैठता है। तो बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों तक सिंहासन खाली रहा, क्यों खाली रहा, सत्ता को लेकर के संघर्ष चलता रहा, इसलिए खाली रहा 4 साल। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन 4 साल खाली रहा। तो आगे देखते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, जब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और सम्राट अशोक का मैंने बताया कि जीवन 2 भागों में बट गया था। सम्राट अशोक प्रारंभिक के दिनों में क्या थे, और सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध के बाद क्या प्रभाव पड़ा, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रारंभिक जीवन, कलिंग से पूर्व मतलब 269 से 261 ईसा पूर्व, और कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध जब हम लोग पढ़ेंगे तो कलिंग युद्ध की घटना क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका कारण पढ़ेंगे कि क्या कारण हुए कलिंग युद्ध होने के, और उसके परिणाम क्या देखने को मिले हैं, ये सारी चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं आगे प्रारंभिक जीवन। तो मैंने बताया कि प्रारंभिक जीवन और यानी कलिंग से पूर्व का जीवन, कलिंग से बाद का जीवन, 2 भागों में हमने डिवाइड किया। तो ये देखते हैं प्रारंभिक जीवन यानी कलिंग के से पूर्व का जीवन देखते हैं, क्या था जीवन कलिंग से पूर्व। बिंदुसार और सुभद्रांगी, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगी था। और कहा जाता था बिंदुसार, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि बिंदुसार, चाणक्य तो आप जानते हैं, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि स्त्रियों का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो संतान उत्पत्ति करना है। स्त्रियों का सिर्फ और सिर्फ काम जो है संतान उत्पन्न करना है। तो
कोई भी इंसान चाहे जितनी बार भी शादी कर सकता है। कोई भी इंसान जो है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी शादी कर सकता है, क्योंकि स्त्रियों का काम सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पन्न करना है। तो पता नहीं, शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं पढ़ा हो पुस्तक चाणक्य के बारे में, या टॉपिक छोड़ दिया हो, लेकिन कहा जाता है कि बिंदुसार ने यही अपनाया। बिंदुसार ने लगभग 16 जो है शादियां की, 16 शादियां की, और लगभग 101 से 103 के बीच में बच्चे माने जाते हैं। लेकिन बच्चे बिंदुसार के 100 ज़्यादा ठीक संख्या बताई जाती है, ज़्यादा जगहों पर 100 बताई जाती है, कहीं पर 101 से लेकर 103 तक की संख्या बताई जाती है बिंदुसार के बच्चों की। 16 रानियाँ थी, पटरानियाँ थी। तो बिंदुसार जो सम्राट अशोक किससे हुआ था? बिंदुसार और सुभद्रांगी का बेटा था। और बिंदुसार की रानियों के नाम मिलते हैं, पासादिका का नाम मिलता है, धम्मा का नाम मिलता है। तो ये सब अशोक की रानियाँ थीं, सॉरी बिंदुसार की रानियाँ थी, पादासिका, अवधिका और धम्मा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अब सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक की एक पत्नी का नाम था देवी। ठीक है, देवी कौन थी? देवी विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी, और सिंघली परंपरा से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक की पत्नी देवी थी। सम्राट अशोक और के बच्चे कौन कौन से थे? एक था बच्चा उनका जालोक था, उनका बेटा था महेंद्र था, संघमित्रा थी, तीवर था, कुणाल था और चारुमती, इतने बच्चे थे। ठीक है, तो हमने, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 बच्चों का नाम रेड कलर से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग इन्हीं के बारे में बस आगे पढ़ेंगे, बाकी बच्चों के इतने नाम नहीं आता। हाँ, लास्ट में कुणाल का नाम आता है कि कुणाल इसका जो है उत्तराधिकारी शासक बनता है। तो इतना, क्योंकि बाकी सारे जितने भी राजा बनते हैं सम्राट अशोक के बाद, उनका शासन एकदम निर्बल था, ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए, और शासन सबका धीरे धीरे छिनता चला गया। और हम देखते हैं कि अशोक की अन्य जो है, अन्य भी पत्नियां थी। एक तो देवी थी, ठीक है, दूसरी कौन था? पद्मावती थी, और तीसरी तिष्यरक्षिता थी, तो चौथा कारुवकी या असंधमित्रा थी। क्योंकि इन सब के बारे में कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। और कहा जाता है कि कारुवकी और संघमित्रा का नाम जो है हमें मिलता है, कारुवकी और संघमित्रा का नाम मिलता है हमें इलाहाबाद। कारुवकी और संघमित्रा का नाम मिलता है इलाहाबाद के पिलर पे, इलाहाबाद के इलाहाबाद के स्तंभ में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, इलाहाबाद के स्तंभ है। और कारुवकी का पुत्र ही कौन था? तीवर। पद्मावती एक बेटा था, पद्मावती का बेटा था कुणाल। देवी के आप लोगों ने पढ़ा कि इनके बेटे थे कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा। ये इनके पत्नियों के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग देखते हैं उनके भाई के बारे में। भाई कौन था? हाँ, उसके भाई के बारे में 3 नाम मिलते हैं कि सुसीम का नाम मिलता है, भाई विक्ताशोक का नाम मिलता है, और तिस नाम मिलता है। उसके 3 भाइयों के नाम मिलते हैं, सुसीम, विक्ताशोक और तिस। ध्यान रखिएगा, उनके भाइयों के नाम सुसीम, विक्ताशोक, तिस। सुसीम जो है उसका सबसे बड़ा भाई था, और तिस सबसे छोटा भाई था। अच्छा, कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन प्राप्त किया। लेकिन एक आपको भी लगता होगा यार, कोई ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर जैसे बताया गया हो, लेकिन इसके बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी भी नहीं मिलती कि 99 भाइयों का उसने हत्या किया। हाँ, कुछ भाइयों की 4 साल जो गृह युद्ध हुआ, मतलब 4 साल तक सिंहासन के लिए जो लड़ाई होती रही, उससे पता चलता है कि कुछ लोगों की हत्या की होगी और कुछ आपस में मतभेद चला होगा। तो लेकिन 99 भाइयों का के बारे में सोचना तो थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। ठीक है, तो सिंघली जनश्रुति के अनुसार जो ये है 99 भाइयों की हत्या, सिंघली जनश्रुति के अनुसार पता चलता है। और 4 साल जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है महावंश से, दीपवंश से, दिव्यावदान और तिब्बती लेखक तारानाथ के से हमें जानकारी मिलती है जो उत्तराधिकार युद्ध हुए। और राधा गुप्त की सहायता से अशोक गद्दी पर बैठा। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अशोक गद्दी पर कैसे बैठा। तो कहा जाता है कि अशोक जो है कि जब उज्जैन का गवर्नर था अशोक, उज्जैनी का गवर्नर था अशोक, और तक्षशिला का गवर्नर था
आपका सुसीम। सुसीम जो है तक्षशिला का गवर्नर था। अशोक जो है उज्जैन का गवर्नर था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो जो है अशोक ने जाकर उसको शांत किया। ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अशोक ने उसको शांत किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुसीम से लोग, जनता जितनी है सुसीम से परेशान रहती थी, अशोक से खुश रहती थी। तो सुसीम को लगा कि हमारी जो है गद्दी छिन जाएगी, हमारी जगह पर अशोक को राजगद्दी मिल जाएगी। इसलिए सुसीम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और बिंदुसार ने जो है सुसीम को राजा बनाना चाहा, क्योंकि सुसीम उसका बड़ा बेटा था। फिर सुसीम ने क्या किया, सुसीम ने बिंदुसार से बोला, सुसीम जो है बिंदुसार से बोला कि आप जो है बिंद आप जो है कि अशोक को एक निर्वासित जीवन दे दीजिए, क्योंकि सुसीम चाहता था कि अगर अशोक निर्वासित हो जाएगा तो राज्य हमें ही मिल जाएगा। तो उसको बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर अशोक को क्या निर्वासित कर दिया। तो निर्वासित होने के बाद अशोक कहाँ चला गया, कलिंग। अशोक चला गया कलिंग। कलिंग में अपना निर्वासित जीवन जीने लगा। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उज्जैन में क्या होता है, विद्रोह छिड़ जाता है। उज्जैन में विद्रोह विद्रोह शुरू हो जाता है। ठीक है, उज्जैन में विद्रोह शुरू हो जाता है। तो बिंदुसार क्या करता है कि फिर से, और कोई दबा नहीं सकता था विद्रोह, विद्रोह दबाने के लिए फिर बिंदुसार ने किसको बुलाया, अशोक को बुलाया। अशोक को बुलाया, लेकिन अशोक उज्जैन आया। उज्जैन आकर के आराम से मामला सही कर दिया। और हाँ, कहा जाता है कि अशोक के उज्जैन पहलने से पहले लोगों को पता चल गया अशोक आ रहा है। तो अशोक के आने से पहले ही उनके सेनापति ने क्या किया था कि आसानी से विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन अशोक आ करके और अपने गुप्त गुप्त तरीके से कलिंग फिर वापस नहीं गए, और गुप्त तरीके से यहीं उज्जैन में ही रहने लगे। और उज्जैन में रह कर के बौद्ध भिक्षुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनकी शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। और वही ही गुप्त तरीके से रहते हुए उपगुप्त नामक एक बौद्ध से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली। और प्रारंभ में उनके बारे में, उनके जो है बौद्ध के बारे में उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। फिर क्या हुआ कि ऐसे जीवन व्यतीत कर रहा था कौन, अशोक। अशोक यहीं पर अशोक को एक प्रेम हो जाता है देवी से प्रेम हो जाता है, और देवी से बाद में शादी कर लेता है। तो उससे पुत्र उनसे उत्पन्न होते हैं, महेंद्र और संघमित्रा। तो सुना जाता है कि अशोक जब ये बुद्ध जीवन व्यतीत कर रहा था और तब उसे पता चला कि उसकी माँ की हत्या, अशोक की माँ की हत्या जो है सौतेले भाइयों ने कर दी है। माँ की हत्या जो है सौतेले भाइयों ने कर दी है। तो अशोक अपने माँ की हत्या का बदला लेने के लिए कहाँ जाता है, अशोक अपने माँ की हत्या का बदला लेने के लिए जाता है राजमहल। ठीक है, वहाँ पर अपने सारे सौतेले भाइयों को ख़त्म कर देता है। तो आप कहेंगे कि अशोक निर्वासित मतलब कि गुप्त जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है, इसलिए व्यतीत कर रहा था क्योंकि उस समय सुसीम राजा बनने के लिए, यानी कि सारा अपने अंडर में लिया हुआ था राज। तो उसको डर था अशोक को कहीं ना कहीं सुसीम से कि सुसीम जो है उसकी हत्या ना करवा दे, इसलिए गुप्त तरीके से रह रहा था। तो ये था अशोक का प्रारंभिक जीवन। और बाद में सुसीम को हटा करके सौतेले भाई को सबको मार दिया, फिर सुसीम को भी हत्या कर दी। सुसीम की हत्या करने के बाद 4 साल बाद लगभग गद्दी के लिए युद्ध होता रहा। उसके बाद अशोक गद्दी पर बैठा। और इन सब में बहुत ज़्यादा सहायता की उसने किसने की, अशोक की राधा गुप्त ने सहायता की गद्दी दिलाने में। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रारंभिक जीवन के बारे में अशोक के लिए जान लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, कलिंग युद्ध जब हुआ था, कलिंग युद्ध राजा अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। कब, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में हुआ राज्याभिषेक के। अशोक ने कलिंग के समय भीषण युद्ध किया। इतना ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ, बहुत ही ज़्यादा भयंकर हुआ कलिंग युद्ध, और इतना नरसंहार हुआ कि अशोक की जानकारी, इसकी जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें बृहद शिलालेख से मिलती है। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, और इतने ही लोग निर्वासित हो गए, मतलब कि अब बेघर हो गए 1 लाख लोग, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। यानी कि इतना भयंकर नरसंहार हुआ, इतना भयंकर नरसंहार, मार काट बहुत ज़्यादा फैला। और इससे
जो है कहा जाता है कि अशोक जब जो है कलिंग से गुजर रहा था, तो वो जब पैर कहीं रख रहा था तो उसके पैर किसी न किसी लाश पे ही पड़ रहे थे, किसी न किसी लाश पर ही पड़ रहे थे, जिससे उसका मन बहुत ही द्रवित हो गया, बहुत यानी कि अंदर क्रोध को कुपित हो गया, मतलब कि अंदर जो अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत कोस रहा था और वो पश्चाताप भी कर रहा था। ठीक है। तो ये कलिंग युद्ध जो हुआ, ये ध्यान रखने की बात है कि कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में है। इसकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं इतना। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कलिंग युद्ध के कारण क्या रहे, कलिंग युद्ध क्यों करना पड़ा, इसके कारण क्या रहे, हम लोग ये जानते हैं क्योंकि पूछ लिया, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कलिंग युद्ध के कारण। तो कलिंग युद्ध के कारण कई रहे हैं, कहीं कहीं कारण कई रहे हैं। आर्थिक कारण था, सामरिक कारण था, साम्राज्यवादी नीति थी। तो देखते हैं क्या था। सबसे पहले काफी प्रसन्न देश, ये क्या है? काफी प्रसन्न देश प्रदेश था। लोहे की खानें मिलती, अनेक खाने थी, हाथी थे, अनेक बंदरगाह थे और व्यापार था। कहा जाता है कि कलिंग जो है ये भारत का मैप ये ऐसे ऐसे करके है। तो जो है ये एरिया उड़ीसा का एरिया जो आता है, ये उड़ीसा वाला एरिया जो आता है वो कलिंग था। ठीक। तो कलिंग था, तो यहाँ पर जो कॉर्नर पे थे ये, इधर जो था आपका वो सारा सागर है, बंगाल की खाड़ी, इधर सागर है। तो इधर सागर और इधर जो है ये एरिया पाया जाता है। तो यहाँ पर बंदरगाह थे, प्राकृतिक बंदरगाह मिलते थे उड़ीसा में, कलिंग के इधर कॉर्नर पे। तो जब वहाँ बंदरगाह ज़्यादा है, प्राकृतिक बंदरगाह, तो विदेशों से व्यापार होगा। तो व्यापार जब होगा विदेशों से, तो व्यापारी सबसे ज़्यादा कलिंग तरफ आएंगे, कलिंग तरफ जाएंगे तो व्यापार सबसे ज़्यादा वहाँ होगा। तो सबसे ज़्यादा संपन्न कर कहाँ मिलेगा? टैक्स वहीं पे मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ होगा? कलिंग में होगा। तो कलिंग जो है काफ़ी संपन्न प्रदेश था। ठीक है। यहाँ पर लोहे की खानें थी और कहा जाता था यहाँ पर हाथी बहुत मिलते थे। हाथी उस समय युद्ध में के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होते थे। आपने देखा था कितने महत्वपूर्ण होते कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य कितने 500 हाथी दान दे देता है। तो ये सारी वजह रही, क्या है? आर्थिक कारण है, क्योंकि पैसे से काफ़ी ज़्यादा संपन्न प्रदेश था। तो अशोक क्या चाहता था कि उसको हथिया ले और काफ़ी धनी हमारा भी प्रदेश हो जाए। ठीक है। ये आर्थिक कारण तो ये रहे। सामरिक कारण क्या थे? कि सामरिक कारण क्या थे? कलिंग मगध के करीब था। आप देख रहे हैं, कलिंग मगध के करीब था। अगर हम लोग देखते हैं मैप से, तो आपका ये आता है इधर, इधर आता है एरिया, ये इधर ऐसे करके, तो कलिंग का ये पार्ट था अगर, ठीक है, कलिंग का ये पार्ट था। तो ये इधर जो है बिहार क्षेत्र में, इधर क्या था? ये आपका आता था मगध। ठीक है, ये मगध आता था बिहार क्षेत्र, और उड़ीसा का क्षेत्र ये आता था आपका कलिंग। ठीक। कलिंग था। तो कलिंग और मगध आसपास थे, कलिंग और मगध आसपास थे। तो कलिंग और मगध में क्या हुआ था कि आपस में कलिंग हमेशा मगध को ललकारता रहता था। ध्यान रखिए, कलिंग जो है हमेशा मगध को ललकारता रहता है युद्ध से के लिए, क्योंकि कलिंग अपने आप को बहुत हिटलर समझता है, क्योंकि यहाँ पर जो संपन्न काफी प्रदेश था, हाथी थे, उसको वो ऐसा सोचते थे कि हमको तो कोई हराने वाला है नहीं, इसलिए मगध को ललकारते रहते थे। तो मगध के शासक अशोक को जो गुस्सा आ गया, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को जो गुस्सा आ गया, तो मगध पर उसने अटैक कर दिया। तो सामरिक कारण ये रहे कि मगध को हमेशा कलिंग युद्ध के लिए ललकारता रहता था, इसलिए जो है मगध ने उस पर आक्रमण किया। और साम्राज्यवादी नीति हम लोग देखते हैं। साम्राज्यवादी तीसरा कारण है साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि आपने देखा है कि मौर्य वंश के सारे शासक अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाते थे, क्योंकि वो जो है अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे। और आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी साम्राज्यवादी नीति को अपना करके कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसी प्रकार बिंदुसार ने भी कुछ क्षेत्र विजित किए, आगे बढ़ाया अपने साम्राज्य को, और जो है अशोक ने फिर उसके बाद अपना जितना भी एरिया बचा था लगभग, वो एरिया विजित कर लिया। ठीक है। तो ये साम्राज्यवादी एक नीति भी उसकी वजह रहा था कलिंग युद्ध पर आक्रमण करने का। ठीक है। तो हम लोगों ने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ लिया और उसके कारण पढ़ लिया। अब हम लोग कलिंग युद्ध का परिणाम देखेंगे। तो कलिंग युद्ध के परिणाम क्या हुआ, क्या 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 परेशानी हुई कलिंग युद्ध में। ठीक है। तो परिणाम क्या हुए उसके,
इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, क्योंकि जब युद्ध हो गया होगा तो लाखों लोग मारे जाएंगे, परिवार भी उनके उजड़ जाएंगे और मानव संसाधनों की समाप्ति भी हुई और काफ़ी संपत्ति नष्ट हुई। कलिंग को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। ठीक है, कलिंग के बाद मगध शासकों के द्वारा तलवार के माध्यम से, अब कलिंग के माध्यम के बाद, कलिंग युद्ध के बाद मगध के शासकों ने क्या किया कि अब हम युद्ध जो है तलवार से नहीं लड़ेंगे, तलवार से मार काट करके हम अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, यानी कि तलवार का ही उसने त्याग कर दिया। और तलवार से लड़ने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? बिंबिसार ने। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ने प्रारंभ किया था। बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। बिंबिसार ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। और बिंबिसार को, हर्यक वंश को ही क्या कहा जाता है कि पितृहंता वंश कौन कहा जाता है? क्योंकि हर्यक वंश में राजा एक दूसरे अपने पिता को ही मार करके राजा बने थे। तो ध्यान रखिएगा, बिंबिसार है, बिंबिसार हर्यक वंश से रिलेट करते हैं और बिंदुसार जो है मौर्य वंश से। तो जिसका प्रारंभ बिंबिसार ने किया था। और कलिंग युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव अशोक पर पड़ा। कलिंग का सबसे ज़्यादा युद्ध हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक पर बहुत बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ा। उसने सारा नरसंहार जब देखा, मैंने बताया कि जब वो चल रहा था तो उसके पैरों पे जो है लाशें ही लाशें, पर जहाँ पैर रख रहा था सब लाशें उसके पैरों के नीचे आ रही थी। तो उसका मन बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो गया और वो उसने आजीवन युद्ध न करने का संकल्प ले लिया। तो आगे क्या है कि उस युद्ध ने उसका हृदय प्रवृत्त कर दिया। अशोक ने तलवार साम्राज्य नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया, अहिंसा में धम्म शांति का मार्ग अपना लिया। आगे है कि उपाधियां क्या रहीं अशोक की। ठीक है, उपाधियों के बारे में हम लोग देखते हैं। ये उपाधियों के नाम आप कहेंगे सर उपाधियों का कहाँ से पता चलता है? तो आप ध्यान रखिए, उपाधियों के बारे में अभिलेखों से पता चलता है। ये सारी चीज़ें जानकारी अभिलेखों से मिलती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभिलेख जितने मिले हैं अशोक के, उन सबसे प्राप्त हुई है और मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी पुराने जो है जीवन किसी के भी बारे में पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की बुक के से पढ़ते हैं। क्योंकि किसी को ये नहीं पता है, किसी को क्लियर कुछ भी नहीं पता था। जितनी जानकारी अभिलेखों में मिलती है वही जानकारी सही मानी जाती है। और जो बुक से मिलती है बस वो लिख दिया जाता है कि उल्लेख मिलता है या कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब उस समय, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जिसने बुक लिखी है वो उस समय भी जीवित हो। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि जनश्रुतियों के आधार पर क्या करते हैं, जनश्रुतियों के आधार पर भी बुक्स लिख देते हैं। ठीक, जनश्रुतियों का मतलब क्या है कि कोई अशोक के समय होगा, तो उसने अशोक के बारे में बताया, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बात चलती आ रही, तो वो सुनता रहा, उसके बाद उसने कहा चलो हम बुक में मेंशन कर देते हैं, ऐसे हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि देवानाम प्री जो है, ज़्यादातर अभिलेखों से क्या नाम मिलता है? देवानाम प्री। और देवानाम प्रियदर्शी आपका मिलता है भाब्रू अभिलेख से। ठीक है, नाम मिलता है। और बुद्ध शाक्य जो है मास्की और गुर्जरा से नाम मिलता है। अशोक वर्धन उसका नाम जो है पुराणों में मिलता है। ठीक है, ये चीज़। अब उसके बाद अशोक ने क्या किया, जब उसका मन द्रवित हो गया कलिंग युद्ध के बाद, तो उसने सोचा कि एक नया रूल बनाया जाए, एक नया धर्म की स्थापना की जाए। तो अशोक ने क्या किया, नया धर्म बनाया। धर्म क्या है? धर्म जो है, धर्म एक प्राकृत प्राकृत भाषा का शब्द है धम्म। ठीक है, जिसका अर्थ होता है धर्म, जिसका मतलब है धर्म। धर्म क्या है? संस्कृत का शब्द है। और धर्म का मतलब होता है धारण करना। ध्यान रखिएगा, धर्म का मतलब होता है धारण करना। धारण करना, क्या धारण करना? एक नए नियमों को धारण करना। ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर धम्म से आशय क्या है? धम्म के मूल तत्व क्या है? धम्म नीति लाए जाने के कारण, धम्म का स्वरूप और वर्तमान में प्रासंगिकता, ये सारी चीज़ हम लोग धर्म के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आशय। तो धम्म के बारे में क्या है कि अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपने नियमों के पालन का आह्वान किया, जिसे वह धम्म कहता था। आगे नियम क्या थे? सकारात्मक नियम, मतलब वो क्या करने के लिए कहता था, और नकारात्मक पक्ष क्या था? क्या करने के लिए नहीं कहता था।
तो वो सकारात्मक पक्ष आता है कि माता पिता की सेवा करने के लिए कहता था। कोई कह और दासों नौकरों से अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता था। गुरुओं ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए कहता था। नकारात्मक का पक्ष क्या था कि हिंसा ना करने के लिए कहता था। किसी के धर्म में हस्तक्षेप, क्योंकि नया धर्म धारण जरूर किया अशोक ने, लेकिन सभी के धर्मों का जो है वो सम्मान करता था। सभी के धर्मों का सम्मान किया उसने, कभी भी किसी धर्म को कमतर नहीं आका। तो उसने कहा किसी के धर्म में हस्तक्षेप ना करो, जो जैसा धर्म अपना रहा है उसको अपनाने दो, फिजूल खर्ची मत करो, संग्रहण ना करो, संपत्ति जो है ज़्यादा इकट्ठा ना करो, ज़्यादा फिजूल खर्च ना करो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मूल तत्व क्या थे। मूल तत्व क्या थे? मूल तत्व क्या, लगभग 50 से अधिक अवलोकन का सर्वेक्षण करने पे पता चलता है अशोक के धर्म के मूल तत्व निम्न है। सबसे पहली बात, अहिंसा का पालन। मूल तत्व क्या था? अहिंसा का पालन करना। सामाजिक नैतिकता का पालन करना था। सर्वधर्म संभाव सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। धार्मिक कर्म कांडों की जगह सरलता पर ध्यान देना था। फिजूल खर्ची और संपत्ति ग्रहण न करना था। इसके मूल तत्व थे धम्म के। और धम्म नीति लाए जाने के कारण क्या थे? राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक, आर्थिक। अब हम लोग एक एक समझ लेते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण ये थे कि अशोक का साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा जगह पर विस्तार हो चुका था। अशोक का साम्राज्य ज़्यादा जगह पर विस्तार हो गया था, तो उसे क्या ज़रूरत थी? अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक नीति, एक नियम चाहिए थे। तो उस नियम इसलिए उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक नियम की जरूरत थी। उसने नियम बनाने के लिए एक धर्म की शुरुआत की। ये उसका हुआ राजनीतिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या कहेंगे? समाज जो है उस समय कई वर्गों में विभाजित था। जो है समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कई जन वर्गों में विभाजित था। तो सब अपने अपने अलग अलग संप्रदाय की पूजा करते थे। ठीक है, अलग अलग संप्रदाय की पूजा करते थे। तो आपसी सामाजिक मतभेद आपस में लोगों का हो रहा था। आपस में अपने अपने धर्म को, अपने अपने उपासकों को लेकर के आपस में समाज में काफ़ी जो है दिक्कतें चल रही थी। तो उन सभी दिक्कतों का निपटारा करने के लिए अशोक ने सोचा कि एक धर्म रहेगा, एक धर्म रहेगा तो एक नियम रहेंगे। तो इस वजह से आपस में सामाजिक जो है चेतना जागेगी और लोगों को आपस में मिलने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना का त्याग करेंगे। ठीक है। धार्मिक कारण, तो धार्मिक कारण भी लगभग मिलता जुलता ही सामाजिक कारण से, क्योंकि धर्म समाज कई भागों में विभाजित था। धर्म क्या थे? अलग अलग धर्मों को मानते थे लोग, तो जिससे साम्राज्य चलाने में उनको दिक्कत हो रही थी। इसलिए उसने धर्म का निर्माण किया। जैसे एक धर्म एक ही रूल्स का फॉलो करेंगे, तो एक धर्म को फॉलो करेंगे तो उनमें आपस में द्वेष भाव नहीं रहेगा। आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण ये थे कि अशोक के काल में क्या था, कुछ आर्थिक कारण क्या हुआ कि इतना बड़ा जब साम्राज्य फैल गया तो कुछ जो है राज्यों में, उसके कुछ प्रांतों में क्या था, कुछ प्रांतों में प्रांत गरीब थे, कुछ अमीर थे। तो उसने क्या कहा कि एक नियम बनाया उसने, इसलिए नियम बनाना पड़ा कि उसके सभी प्रांतों को या राज्यों को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए ये नियम बनाए। क्योंकि वो संपत्ति संग्रहण करने पर बल देता था, कि संपत्ति संग्रहण ना करने पर बल देता था। क्योंकि संपत्ति अगर लोग संग्रहण करेंगे तो एक राज्य ज़्यादा अमीर हो जाएगा, एक गरीब हो जाएगा। तो संपत्ति अगर नहीं संग्रहण करेंगे तो एक दूसरे से समतर रहेंगे, समान हो जाएंगे। तो इन सभी पर बल देता था ये, इसके प्रमुख कारण रहे। आगे देखते हैं धम्म का स्वरूप का था। जल्दी जल्दी टॉपिक कवर कर ले रहे हैं, काफ़ी लंबा खिंच रहा है वीडियो। तो धम्म का स्वरूप क्या था? मानवतावादी और लोक कल्याणकारी था। सामाजिक आचार संहिता और नियम था। कर्मकांडों की बजाय धार्मिक पर बल देता था। धम्म का स्वरूप क्या था? स्वरूप राजनीतिक था, क्योंकि इसके द्वारा वह शासन में स्थिरता लाना चाहता था। अशोक का धर्म एक प्रगतिशील संकल्पना थी जो काफ़ी अनोखा थी। आगे हम लोग देखें कि धर्म पर उसके क्या क्या प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा उसके धर्म पर। तो अहिंसा का पालन किससे लिया उसने? बौद्ध धर्म से लिया। माता पिता की सेवा उपनिषद से लिया, क्योंकि वो उपनिषदों में माता पिता की सेवा करना लिखा गया है। ब्राह्मणों श्रमणों का सम्मान राजधर्म से प्रेरित था। दासों नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी धर्मों का सार था। कर्मकांडों की बजाय सरलता अपनाना। तो ये इन दो पॉइंट को देखिएगा कि राधा कुमुद राधा कुमुद ने कहा था कि राधा कुमुद ने कहा था कि ये जो अशोक का धम्म था, वही किसी ना बौद्ध पर आधारित था, ना राजधर्म उपनिषद पर आधारित है।
तो ये आधारित था सभी धर्मों का सार, क्योंकि सभी धर्म कहते हैं कि अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, ब्राह्मणों या श्रमणों का सम्मान करो। ये सारे धर्म बताते हैं, कोई एक विशेष धर्म नहीं बताता है। तो सभी धर्मों का सार था अशोक का जो धर्म, वो कोई नया धर्म नहीं था, सभी धर्मों का सार, यानी कि सभी धर्मों को मिलाकर जो नया धर्म बनाया था वो ही अशोक का धर्म था। आगे देखिएगा, अशोक अपने धर्म की उन्नति के साथ अन्य धर्मों का भी आदर करता था। अशोक सिंहली जनश्रुतियों के दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन काल के 14वें वर्ष में निगोध, यानी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, निग्रोध नाम था। क्या नाम था? निग्रोध, निग्रोध ऐसे लिखेंगे, निग्रोध। निग्रोध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए। दिव्यावधान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नाम, मैंने बताया उपगुप्त जो है जब निवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उपगुप्त उन्हें शिक्षा दीक्षा देते रहते थे। सम्राट अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा लुम्बिनी जब गए तो लुम्बिनी के गांवों को करमुक्त घोषित कर दिया था। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में। तो बौद्ध धर्म प्रथम शिलालेख में क्या मिलता है? जीवों के वध पर रोक लगा दी, सुरापान पर रोक लगा दिया, मांस भक्षण पर रोक लगा दिया, मल्लयुद्ध पर रोक लगा दी, क्योंकि ये इन सबसे क्या अहिंसा होती थी, इसलिए इन पर रोक लगा दिया। और उसने धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म यात्रा की और धम्म यात्रा करने के पश्चात उसने क्या किया? धम्म महामात्र की नियुक्ति करा दी। कि ये धम्म महामात्र कौन थे? ये एक ऑफिसर होते थे अशोक के। वो धर्म के बारे में लोगों को चेतना जागृत करते थे, ठीक है, जिसका वर्णन 5वें शिलालेख में मिलता था। और उस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किया आमोद प्रमोद की यात्राओं पर रोक लगा दी। आगे देखिएगा, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान भेजा। इसी कार्य के लिए उसने पुत्र अपनी यात्राओं पर भेजा। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली, क्योंकि अशोक अपने पुत्र और पुत्री को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया, अशोक और संघमित्रा को। ध्यान रखिएगा, महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और अशोक से ही प्रभावित होकर तिस ने क्या किया था? देवानामप्री की उपाधि धारण की। अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीति के बारे में जरूर पूछा जाता है, कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई, ये सारी चीज़ पूछी जाती हैं। यहीं अभिधम्म पिटक की रचना हुई और भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र और सुपुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। ये सारी चीज़ें धम्म यात्राओं का, अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया? धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, धर्म श्रावण और धर्मोपदेश की व्यवस्था की, लोकचारिता के कार्य किए, धर्म लिपियों को खुदवाना, विदेशों में धर्म के प्रचार प्रसार किए। ये सारी चीज़ें अशोक ने अपने धर्म को प्रसार करने के लिए किया। आगे आप देखेंगे तो ये इसी प्रकार अशोक का जीवन लगभग व्यतीत हो रहा था। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते ही अंतिम तक अपने प्राणों को त्याग कर दिया। क्या हुआ कि मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। तो अशोक के उपरांत 232 में जब अशोक की मौत हो गई, तो मृत्यु हो गई, तो उसके उपरांत क्या कोई शक्तिशाली राजा नहीं है। सारे जितने भी राजा हुए वो अत्यंत निर्बल शासक हुए। तो उसके बाद उनके शासक कौन बनता है? कुणाल बनते हैं। उसके बाद शासक और दशरथ बनते हैं, संप्रत बनते हैं, शालिक बनता है, देववर्मन बनता है, धनवंत बनता है, ये सारे शासक बनता है, ठीक है। ये तो ध्यान रखिएगा, सतवंत मेन पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, 3 से आएंगे। और ये पूछ लिया जाता है, अंतिम सम्राट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो अंतिम सम्राट के बारे में अगर पूछ लिया गया तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का। बृहद्रथ 187 ईसा पूर्व 2 वर्ष तक शासन किया। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और इसके बाद शुंग वंश का शासन प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब हम
मौर्य वंश के पतन के कारण पढ़ते हैं। मौर्य वंश के पतन के कारण क्या करें, जब कोई भी वंश का शासक निर्बल होता है तो समझ लो उसका पतन निश्चित होता है। तो कोई भी अच्छे शासक नहीं है जो सत्ता को संभाल सके, इसलिए मौर्य वंश का पतन हो गया। तो अयोग्य निर्बल उत्तराधिकारी हुआ, इसका कारण प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया, राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं भी पैदा हो गई थी, प्रांतीय शासकों के अत्याचार बढ़ गए, क्योंकि मेन शासक ही अच्छा नहीं है तो प्रांतीय शासक क्या है, अपने पैसा और लूट पाट करने के लिए जनता को परेशान करने लगे। ये सब हुआ, प्रांतीय शासकों में अत्याचार और कर बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, अशोक की धम्म नीति उस पर प्रभाव पड़ी, अमात्यों का अत्याचार बढ़ गया। इस प्रकार जो है मौर्य वंश का पतन हो गया। तो आप लोगों ने मौर्य वंश के बारे में, अशोक के बारे में पढ़ा, तो लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हमारे अभिलेखों से आते हैं, सर आपने तो मौर्य वंश के अशोक के साथ अभिलेख छोड़ दिए। तो मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया और आगे बनाते तो और लंबा हो जाता। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आपको अभिलेख पढ़ाना बाकी है, अभिलेख पढ़ाएंगे, ठीक है, अभिलेख पढ़ाएंगे। आगे क्या पढ़ाएंगे, मौर्य वंश का प्रशासन प्रशासन पढ़ाएंगे, अभिलेख पढ़ाएंगे, प्रशासन पढ़ाएंगे और विदेश विदेश नीति पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों की पढ़ानी बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।